नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। एक्सरसाइज 11.1 में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में जाना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में ठीक इसका उल्टा होता है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो पहली क्वांटिटी डिक्रीज होगी। जैसे लिखा भी है, टू क्वांटिटीज आर इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ पहला वन इंक्रीज अदर डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो। सेकेंड पॉइंट, वन डिक्रीज एंड अदर इंक्रीज। एक डिक्रीज हो और दूसरा इंक्रीज हो तो हमारा ये होगा इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। कुछ कंडीशन दी है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y2, यानी y प्रोपोर्शन होगा 1/x के। यानी y का वैल्यू बढ़ेगा तो x का कम होगा और x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू कम होगा। कुछ एग्जांपल्स भी हैं। पहला एग्जांपल, मोर वर्कर लेस टाइम टू फिनिश वर्क। अगर कोई आप एक वर्क कर रहे हो, मान लो आपका घर बन रहा है। आपका घर 10 वर्कर 50 दिन में बनाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्कर को 20 करते हैं, 20 वर्कर करते हैं, तो आपका जो घर है वो 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी वर्कर आपने बढ़ाया, ठीक है, तो आपका जो घर है वो बहुत कम दिन में बन जाएगा। वन क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ। अनदर एग्जांपल, मोर स्पीड लेस टाइम टू ट्रेवल। देखो, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आप स्पीड बढ़ाओगे किसी भी व्हीकल का तो आपका जो टाइम जो आपका डिस्टेंस है ये जल्दी कवर हो जाएगा। अगर स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस कवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस यहां पर इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई। अब आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो पहला, डू बोथ क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। अगर दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ रही हैं या कम हो रही है तो वो होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड, अगर एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारा होगा इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट के लिए। जैसे अगर आप कुछ आइटम को बाय करें, ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट है आपको मोर कॉस्ट पे करना पड़ेगा। यानी दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। आते हैं ट्रेवलिंग मोर टाइम। देखो, अगर आप मोर डिस्टेंस को कवर करना चाहते हो तो आपका मोर टाइम लगेगा अगर आप सेम स्पीड से जा रहे हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए एग्जांपल देखते हैं, स्पीड एंड टाइम। अगर स्पीड आपका इंक्रीज होगा तो जो टाइम है ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ता जाएगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। इट मींस ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अनदर एग्जांपल, वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज। मान लो 10 वर्कर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो 5 वर्कर उसी काम को 40 दिन में करेंगे। यानी अगर हमने वर्कर को कम किया तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, वर्कर को हमने ज़्यादा कर दिया तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे।
एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स यहां पर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो हमने इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को अच्छे से जान लिया। आई होप आपने भी अच्छे से जान ही लिया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शनल। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स प्रपोर्शन है। अब देखो, इनवर्स प्रपोर्शनल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, अगर दो क्वांटिटी हैं, उनमें से एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो वहां पे इनवर्स प्रपोर्शन होगा। ठीक, सेम एज एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरा इंक्रीज हो, तो वहां पर इनवर्स प्रपोर्शन होगा। तो हम इन स्टेटमेंट में देखेंगे क्या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से प्रपोर्शनल में है या नहीं, इनवर्स प्रपोर्शनल में है या नहीं। अब देखो, फर्स्ट वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो, एक वर्कर है, ठीक है, वर्कर किसी काम को कर रहे हैं और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया है एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर हम वर्कर को इंक्रीज कर दें तो जो टाइम ड्यूरेशन है उस काम के लिए वो कम हो जाएगा, यानी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक क्वांटिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस यहां पर इनवर्स प्रपोर्शन है। तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज, workers increase the time to complete the job decrease। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करें तो जो टाइम लग रहा है उस काम को करने में ये कम हो जाएगा। इट मींस या हेंस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में होंगे। सेकेंड वाला है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान की चाल। ठीक है, अब देखो, जो टाइम लग रहा है, ये एक यात्रा पर जा रहे हो, मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका टाइम लगता जाएगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होती जाएगी। यानी देखो, ये आपका टाइम मान लो, ये डिस्टेंस मान लो, जितना ज्यादा टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होती जाएगी। यानी दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं। और जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। यानी गिवन स्टेटमेंट में जो कहा गया है ये इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे एज द टाइम टेकन फॉर जनरी इंक्रीज
increase the distance travel also increase दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देन हेंस दे आर नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन, यानी ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। अब देखो, जितना ज्यादा आप लैंड को कल्टीवेट करेंगे उतना ही ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर पाएंगे। यहां पर दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही है, यानी यह भी इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एज द एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड increase the crop harvested also increase, दोनों ही क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही है, देन हेंस दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सॉरी इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। अब फोर्थ वाला देखो, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी। एक फिक्स जर्नी पर आप जो टाइम लग रहा है एंड स्पीड ऑफ व्हीकल, और स्पीड ऑफ व्हीकल देखो, यहां पर मान लो आपको 50 किलोमीटर का ट्रेवल करना है। कंडीशन ये है कि जो आपकी स्पीड है ये सेम रहनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा स्पीड को बढ़ाओगे उतना ही टाइम आपको कम लगेगा। मान लो ये स्पीड और ये टाइम, स्पीड आपकी बढ़ेगी, टाइम कम होता जाएगा आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करने में। इट मींस एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज। इट मींस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लिखेंगे एज द टाइम टेकन या एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज, the time taken for journey decrease, hence they are in inverse proportional, ये दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में है। एंड लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर एरिया। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो, अगर एक कंट्री है, एक कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतना ही ज्यादा एक व्यक्ति पर जो लैंड है वो पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, और आपके घर की पॉपुलेशन है 5, ठीक है, 5 लोग के पास 10 बीघा जमीन है। अगर ये जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, ये परसेंट 10 हो जाए, 10% हो जाए, तो 10 बीघा जमीन एक पर्सन पर कितनी पड़ेगी? आधी बीघा पड़ेगी। यानी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इंक्रीज होगी तो हर एक व्यक्ति पर जो लैंड है ये कम पड़ता जाएगा।
एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब वहां पे इनवर्स प्रपोर्शन होता है। तो हम लिखेंगे एज द population of a country increase, the land, the area of land, the area of land per person decrease. Hence, they are in inverse proportion. ये स्टेटमेंट इनवर्स प्रपोर्शन में होंगी, ये दोनों क्वांटिटीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो हमारा कमेंट सेक्शन 24 आवर ओपन है आप सबके लिए। अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को लिख दीजिए। हम आपके डाउट क्वेरी को अगली वीडियो में अवश्य सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। और लाइक कर दिया करो यार, भिंड वालों, लाइक तो करो करो। खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, या ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है, इन ए टेलीविजन गेम शो। एक टेलीविजन में एक गेम शो होता है, जैसे केबीसी होता है वैसे ही। द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। एक टेलीविजन के गेम शो है। इस गेम शो में जो विनिंग अमाउंट है ये है 1 लाख। ये 1 लाख जितने भी विनर्स हैं उन विनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उसके बाद हमें फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करना है एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी given to an individual winner is directly or indirectly proportional to the number of winners। सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें यह बताना है क्या प्राइज मनी नंबर ऑफ विनर के साथ डायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन में है। या तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगी या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में होगी। तो हमें ये दो चीजें फाइंड करना है। पहला टेबल फिल करना है और दूसरा हमें डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन फाइंड करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन टोटल अमाउंट है 1 लाख। टोटल अमाउंट है 1 लाख। और दिस प्राइज मनी is distributed equally amongst all the winners। टोटल अमाउंट हमें 1 लाख गिवन है और ये जो प्राइज मनी है ये जितने भी विनर हैं उन सबके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। उसके बाद प्राइज मनी ऑफ ईच विनर इक्वल
टोटल मनी या टोटल प्राइज मनी भी लिख सकते हैं, टोटल प्राइज मनी अपॉन नंबर ऑफ विनर्स। तो हर एक विनर को कितनी प्राइज मनी की, तो टोटल प्राइज मनी अपॉन नंबर ऑफ विनर्स। इसे हम लिख सकते हैं टोटल प्राइज मनी है हमारी 1 लाख अपॉन नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है, ये है प्राइज मनी ऑफ ईच विनर्स। ठीक है, ईच विनर। अब देखो हम एक एक करके फाइंड करेंगे। जब एक ही विनर है तो कितनी प्राइज मनी मिलेगा उसे, 1 लाख। 2 विनर है तो 50,000। अगर 4 विनर है तो हम लिखेंगे if number of winners 4। अगर 4 विनर्स हैं तो प्राइज मनी ऑफ ईच विनर, प्राइज मनी ऑफ ईच विनर इज, तो हर एक विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी, 1 लाख, और इसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख में 4 का डिवाइड करो तो आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 5 20, 0 0 0, यानी 25,000। Hence, prize money of each winner is 25,000. Prize money for each winner is 25,000। यानी अगर विनर 4 हैं तो हर एक विनर को 25,000 रुपए मिलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 25,000। अब अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ विनर्स इक्वल 5, तब प्राइज मनी ऑफ ईच विनर इक्वल 1 लाख अपॉन 5। तो हर एक विनर को कितनी प्राइस मिलेगी, 1 लाख में 5 का डिवाइड किया। डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 0 0 0 0, यानी 20,000। तो हम लिखेंगे हेंस प्राइज मनी फॉर ईच विनर इज 20,000। अगर नंबर ऑफ विनर 5 है तो हर विनर को 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा 20,000। अब अगर नंबर ऑफ विनर्स 8 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ विनर्स इज 8 देन प्राइज मनी ऑफ ईच विनर इक्वल 1 लाख अपॉन 8। 1 लाख में 8 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 40 हो गया, और 8 पन 40, 0 0, यानी 12,500। नंबर ऑफ विनर अगर 8 है तो हर विनर को 12,500 रुपए मिलेंगे। ये हो जाएगा ₹12,500। तो हम लिखेंगे हेंस प्राइज मनी फॉर ईच विनर इज
12,500 रुपीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ विनर है 8, तो प्राइस मनी 12,500। अब अगर नंबर ऑफ विनर्स होंगे 10, तो हम इसे थोड़ा रफ करते हैं जल्दी से। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखो, इफ नंबर ऑफ विनर्स इज 10, then prize money for each winner equal 1 lakh upon 10, यानी 10,000। तो हम लिखेंगे hence prize money for each winner is 10,000। यानी अगर नंबर ऑफ विनर्स 10 है तो हर विनर को 10,000 रुपए 10,000 रुपीज मिलेंगे। 10,000। अब अगर नंबर ऑफ विनर्स 20 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ विनर्स इज 20, देन प्राइज मनी फॉर ईच विनर इक्वल 1 लाख अपॉन 20। 2 का डिवाइड 2 5 10 0 0 0, यानी 5,000 लिख ही देंगे हम। हैंस प्राइज मनी फॉर ईच विनर इज ₹5,000। That means if number of winners are 20, then each winner will get 5,000 rupees। तो हमने ये टेबल को पूरा फिल कर लिया, ये आ जाएगा 5,000। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में बताना है क्या नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज मनी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो इसे जल्दी से रफ करते हैं। देखो, अब हमें बताना है, सबसे पहले हमारी टेबल बन गया तो हम लिखेंगे 10 आर टेबल लुक्स लाइक। अब आप टेबल में देख सकते हैं नंबर ऑफ विनर्स, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो अमाउंट है वो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे वी कैन सी दैट एज द नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज then price for each winner decrease। जितने ज्यादा विनर्स होंगे उतने ही ज्यादा हर विनर को उतने ही कम हर एक विनर को पैसे मिलेंगे। इट मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, और जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो तो वहां पे इनवर्स प्रपोर्शन होगा। देन दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये इनवर्स प्रपोर्शन में होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए।
और एक रिक्वेस्ट बिन बोराना वालों से, बिन बोराना वालों चैनल को आप ही को सहारो है, आप बढ़ाओ चैनल को, आप ही को चैनल है, आप नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाए वो। हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 48 मीटर, साइड ऑफ पार्क इज ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर या ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान क्या कर रहा है, एक पहिए को बना रहा है यूजिंग स्पोक। अब देखो ये स्पोक क्या होता है, देखो ये जो आप देख रहे हैं ये स्पोक है, ये कनेक्ट करता है हमारे ये जो बियरिंग है इसे, ठीक है, तो ये स्पोक है। He wants to fix equal spokes in such a way, वह इक्वल स्पोक्स फिक्स करना चाहता है पहिए में, that angle between any pair of consecutive spokes are equal। वह इन स्पोक्स को पहिए में इस प्रकार फिक्स करना चाहता है कि जो एंगल बन रहा है ये हर एक स्पोक में इक्वल बने। हेल्प हिम बाय कंप्लीट द टेबल। हमें रहमान की सहायता करना है इस टेबल को कंप्लीट करके। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि स्पोक और जो एंगल है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है या नहीं। दूसरा, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। दूसरे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 15 स्पोक अगर हमने फिट कर दी इस पहिए में तो ईच कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में कितना एंगल बनेगा। नंबर 3, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी एडेड इफ द एंगल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 40। हमें कितने स्पोक ऐड करना पड़ेंगे अगर कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में 40 डिग्री एंगल बने। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, और आप एक बात और देखना, जो ये बना रहा है ये शेप कैसा है, एक सर्कल जैसा शेप है। व्हील का शेप एक सर्कल जैसा होता है। तो हम लिखेंगे सिंस wheel in the shape of circle। व्हील एक सर्कल के शेप में है तो सेंट्रल एंगल ऑफ व्हील इक्वल, देखो सर्कल के लिए सेंट्रल एंगल होता है 360। अब जो पहिया बना रहा है रहमान ये भी एक सर्कल जैसा ही है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ व्हील हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक। उसके बाद दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू, ये जो एंगल है ये स्पोक में डिवाइड होगा। अगर 4 स्पोक है तो 4 एंगल में नंबर ऑफ एंगल्स 4 होंगे, 6 स्पोक्स है तो नंबर ऑफ एंगल्स 6 होंगे इनटू स्पोक्स। ये जो एंगल है स्पोक में डिवाइड हो रहा है, देन एंगल बिटवीन ईच स्पोक इक्वल सेंट्रल
एंगल अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स। ठीक है, एंगल बिटवीन स्पोक्स। तो एक हमने एक फॉर्मूला बना लिया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि स्पोक के बीच में कितना एंगल बनेगा। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हो तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ spokes is 8, then angle between spokes equal 360 डिग्री अपॉन 8। 8 का डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे हेंस एंगल बिटवीन स्पोक्स इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ स्पोक्स 10, देन एंगल बिटवीन स्पोक इज 360 अपॉन 10। 0 से 0 ये आ गया 36 डिग्री। तो हम लिखेंगे हेंस एंगल बिटवीन स्पोक इज 36 डिग्री। टेबल को भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ स्पोक 4 है तो हमारा जो एंगल होगा 36 डिग्री। ठीक, अब अगर नंबर ऑफ स्पोक 12 है तो हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ स्पोक्स 12, देन एंगल बिटवीन स्पोक इज 360 डिग्री अपॉन 12, 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। हेंस एंगल बिटवीन स्पोक इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया इस टेबल को कंप्लीट करके। तो रहमान की हमने इतनी तो सहायता कर ही दी कि हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब कुछ सब क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले ये थोड़ा इरेज कर दूं, जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आर नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इनवर्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब देखो टेबल में एक बात देखो, अगर नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीज हो रहा है तो जो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक है, जो एंगल है ये डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। और जब एक क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो तो वह इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ स्पोक्स increase the angle formed the pairs of consecutive spoke decrease then they are in inverse proportion। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा।
सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक। अगर नंबर ऑफ स्पोक 15 है तो हमें पता करना है ईच कॉन्सिक्यूटिव स्पोक में कितना एंगल बनेगा। उसके लिए पहले तो हम इसे इरेज कर दे रहे क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा। सेकंड देखो, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स, इफ नंबर ऑफ spokes 4, then angle between a pair of consecutive spoke is 90 डिग्री। जब नंबर ऑफ स्पोक 4 है तब कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 90 डिग्री। ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। We need to find, हमें क्या फाइंड करने की आवश्यकता है? एंगल बिटवीन, इफ नंबर ऑफ स्पोक्स 15, देन एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक। हमें एंगल पता करना है जब नंबर ऑफ स्पोक 15 हो। तो हम मान लेंगे लेट एंगल बी एक्स। हमने मान लिया जो हमें एंगल फाइंड करना है ये एक्स डिग्री है। देन आर टेबल लुक्स लाइक, हमारा टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। ठीक, अगर नंबर ऑफ स्पोक 4 है तो जो एंगल है 90 डिग्री। उसके बाद अगर नंबर ऑफ स्पोक 15 है तो जो एंगल हमने x डिग्री मान लिया। ठीक है, अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहां पर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हम लिखेंगे they are in inverse proportion, then 4/90 equal 15/x। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में थोड़ा अलग करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 4/90 इक्वल 15/x। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, 4/90 इक्वल 15/x। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल 4/90/15। 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी 15 3 जा 90। x इक्वल 4/6, x इक्वल 24 डिग्री, यानी जो एंगल बनेगा ये 24 डिग्री बनेगा। तो हम लिख देंगे एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 24 डिग्री, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो यार। इसमें भी आपको कहना पड़ेगा चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।
चलो थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी एडेड, हम कितने स्पोक्स को एडिट करें कि जो एंगल बने कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में ये 40 डिग्री बने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स इक्वल 4 when angle between a pair of consecutive spokes is 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, we need to find number of spokes when angle between a pair of consecutive spoke is 40 डिग्री। तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ स्पोक्स बी एक्स, हमने मान लिया नंबर ऑफ स्पोक्स एक्स है। देन हमारी जो टेबल है ये किस प्रकार दिखाई देगी, तो टेबल को फॉर्म करेंगे, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स अपॉन एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ consecutive स्पोक। जब नंबर ऑफ 4 था तो एंगल 90 डिग्री, और जब एंगल 40 डिग्री है तो हमें नंबर ऑफ स्पोक फाइंड करना है। ये दोनों ही क्वांटिटीज इनवर्स प्रपोर्शन में है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 4 अपॉन 90 इक्वल x अपॉन 40, 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल x मल्टीप्लाई 40, यहां से x का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40, x इक्वल 9, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे 9। यानी अगर नंबर ऑफ स्पोक 9 है तो जो एंगल फॉर्म होगा कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के बीच में ये होगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया, जो कि काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। और नहीं समझ आया तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर हैज डायगोनल्स। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9√2 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, मे बी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक मिठाई का डिब्बा है, ये मिठाई का डिब्बा 24 बच्चों में बांटा जाता है। दे विल गेट 5 स्वीट। तो 24 बच्चों में बांटा जाएगा तो हर बच्चे को 5 स्वीट मिठाइयां मिलेंगी। हाउ मेनी ईच गेट, प्रत्येक को कितना मिलेंगे, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 4 कम कर दें तो हर बच्चे को कितने स्वीट मिलेंगी। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इफ स्वीट आर डिवाइडेड, if sweets are divided among 24 children, each gets 5। अगर हम स्वीट्स को 24 बट्टों में बांटे तो प्रत्येक बच्चे को 5 स्वीट मिलती हैं। इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन reduced by 4, अगर हम 4 बच्चों को कम करते देन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये 24 में से 4 कम हो जाएगा यानी 20 चिल्ड्रन। अब हमें इन स्वीट्स को 20 चिल्ड्रन में बांटना है, तो हम लिखेंगे we need to find that how many sweets each child will get। हमें पता करना है कि एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी, तो हम लिखेंगे लेट, मान लेंगे लेट नंबर ऑफ स्वीट बी, नंबर ऑफ स्वीट बी एक्स। हमने मान लिया नंबर ऑफ स्वीट एक्स है। देन 10 आर टेबल लुक्स लाइक, तो हमारी टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ और नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स। देखो जब 24 चिल्ड्रन थे तब ईच गेट, हर बच्चे को 5 टॉफी मिलती थी। नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट, ईच चाइल्ड गेट। और जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हैं तो हमने मान लिया प्रत्येक बच्चे को 8x स्वीट मिलेंगे। अब देखो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे तो बच्चों को नंबर ऑफ स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी, यानी एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे सिंस number of children and number of sweets are in inverse proportion। देन इनवर्स प्रपोर्शन में है तो हम लिखेंगे 24/5 इक्वल 20/x। इनवर्स प्रपोर्शन में इसे सॉल्व करेंगे तो 24 × 5 इक्वल 20/x। यहां से x का वैल्यू 24 × 5/20, 5 4 20, 4 6 24, x इक्वल 6, यानी हर बच्चे को 6 स्वीट मिलेंगी। तो हम लिखेंगे हेंस 6 स्वीट्स ईच
चिल्ड्रन विल गेट, यानी हर बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा पसंद है। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल हैज एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 7 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फार्मर हैव इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. How would the food last if there were 10 more animals in his cattle? देखो, एक फार्मर है, उस फार्मर के पास 6 दिन का खाना है 20 एनिमल्स के लिए। मतलब इतना खाना है कि 20 एनिमल 6 दिन में उस फूड को खा लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट? कितने दिन में फूड खत्म हो जाएगा, लास्ट होगा, अगर उस फार्मर के पास उसके कैटल में 10 मोर एनिमल्स ऐड हो जाए? तो हमें बताना है। देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन फूड गिवन टू 20 एनिमल्स फॉर 6 days। 20 एनिमल को 6 दिन फूड दिया जा रहा है, ठीक। इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, अगर उसके कैटल में 10 मोर एनिमल्स आ जाए, देन टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, तो उसके एनिमल्स 20 + 10 यानी 30 हो जाएंगे, ठीक। देन नाउ वी नीड टू फाइंड हाउ लॉन्ग will food last। हमें पता करना है कि जो फूड है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम मान लेंगे लेट फूड will last in x days। हमने मान लिया कि फूड x दिन में खत्म होगा। देन thus our table looks like। तो हमारी जो टेबल इस प्रकार दिखाई देगी। नंबर ऑफ एनिमल्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। देखो, जब 20 एनिमल्स थे तो फूड लास्ट हो रहा था 6 days में। अगर एनिमल्स 24 हैं तो हमने मान लिया कि x दिन में फूड लास्ट होगा। अब देखो, अगर मान लो ये एनिमल्स हैं, ये इसका फूड है, अगर एनिमल्स बढ़ेंगे तो फूड कम हो जाएगा, यानी जल्दी खत्म हो जाएगा। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस
दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लिखेंगे सिंस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन देन 20/6 इक्वल 24/x। यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में। ये है इनवर्स प्रपोर्शन, जिसे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं। यहां पर सॉल्व करने का तरीका है 20/6 इक्वल 24/x। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे 20/6/24। 6 6 चौक 24, 4 5 20। x इक्वल 5 days। Hence, food will last in 5 days। यानी जो फूड है वो 6 दिन में खत्म हो जाएगा अगर उसके पास 30 एनिमल्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज मुंड में रहने वालों सब्सक्राइब कर दो भैया, आप ही को चैनल है। सब्सक्राइब एंड ऑप्शन पसंद रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, एक कॉन्ट्रैक्टर estimate 3% could rewire जसमिंदर हाउस in 4 days। एक ठेकेदार ने एस्टिमेट किया कि 3% जसमिंदर के घर को रिवायर करेंगे 4 दिन में। इफ ही यूजेस 4% इंस्टीड ऑफ 3, अगर वह 3 की जगह 4% को पर्सन से काम करवाए, देन हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो वह काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में है 3% रिवायर हाउस इन 4 days। 3 लोग हाउस को रिवायर करते हैं 4 दिन में। देन वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी डेज would take if number of person is 4। तो हमें पता करना है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 है तो वे उस घर को रिवायर करने में कितना टाइम लेंगे, कितने दिन में घर को रिवायर कर देंगे। तो हम लेट मान लेंगे नंबर ऑफ डेज बी एक्स। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ डेज एक्स है। देन आर टेबल लुक्स लाइक, हमारी टेबल कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखो, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ 4 days, 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 4
पर्सन्स। अगर नंबर ऑफ डेज 4 है, 3 लोग 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर जो पर्सन है 4 है तो वह कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमने x मान लिया तो टेबल में x डेज लिख दिया। अब देखो, अगर अगर 3 दिन है, ठीक है, 3 लोग हैं तो घर को 4 दिन में बनाते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन हमने बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज है डिवाइड करने के लिए ये कम हो जाएंगे, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। इट मींस दे बोथ आर इन इनवर्स proportion. Since they are in inverse proportion, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसे सॉल्व करेंगे। 4/3 इक्वल x अपॉन 4, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल x मल्टीप्लाई 4। x का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया। x इक्वल 1 मल्टीप्लाई 3, x इक्वल 3 days. It means hence number of days is 4, यानी 4 दिन में, सॉरी यानी 3 दिन में, यानी 3 दिन में वे 4 पर्सन जसमिंदर के घर को रिवायर कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन विद साइड 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बैच ऑफ बोतल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स। देखो, हमारे पास 25 बॉक्सेस हैं। इन 25 बॉक्सेस में हम हर बॉक्स में 12 बोतल पैक करते हैं। ठीक, टोटल बॉक्स 25, हर बॉक्स में 12 बोतल पैक की जाती है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। अगर हम इन बॉक्स में, प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतल पैक की जाए तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन 25 boxes packed with 12 bottle in each बॉक्स। हम 25 बॉक्स को पैक करते हैं जिसमें हर बॉक्स में 12 बोतल्स होंगी। देन वी नीड टू फाइंड number of boxes with 20 बोतल इन ईच बॉक्स। हमें नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करना है जिसमें हर बॉक्स में 20 बोतल्स पैक की जाए। तो हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ
बॉक्सेस बी एक्स। हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉक्सेस एक्स है। 10 आर टेबल लुक्स लाइक। तो हमारी टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। टेबल बनाएंगे, टेबल में लिखेंगे हम नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बोतल्स इन ईच बॉक्स। जब नंबर ऑफ बोतल 25 है तो हम हर बॉक्स में 12 बोतल रख रहे हैं, पैक कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने x माना तो हर बॉक्स में कितनी बोतल पैक की जाएंगी, यानी हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या फाइंड करना है। हर बॉक्स में 20 बोतल्स होंगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां पर, देखो जब नंबर ऑफ बॉक्स ठीक है, और हर बॉक्स में कितनी बोतल। अगर हम बॉक्स में नंबर्स बढ़ाएंगे, बॉक्स में बोतल बढ़ाएंगे तो बॉक्स कम लगेंगे, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, यानी दे बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल सिंस दे बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उसे सॉल्व करेंगे। 25/12 मल्टीप्लाई x/20। ठीक है, तो 25/12 इक्वल x/20। यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 चौक 20, 5 25, 4 तिया 12। x इक्वल 5 - 5 × 3, x इक्वल 15 बॉक्सेस। इट मीन्स अगर हम हर बॉक्स में 20 बोतल पैक करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे 15 बॉक्सेस। तो हम लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 15। नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज भिन्न मुरैना वालों चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आप ही की जरूरत है, आपके सब्सक्राइबर करने की जरूरत है। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑप्शन ए L × B, ऑप्शन बी B × H, या ऑप्शन सी 1/2 × B × H। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जब जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई फेल्ट मोटिवेटेड, और वह मोटिवेशन मुझे आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। चलो अब वीडियो पर आते हैं। क्वेश्चन 8 है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को 42 मशीन की आवश्यकता होती है किसी भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में, जो कि 63 डेज में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो हमें बताना है
हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सेम नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी जिससे 54 डेज में सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिखेंगे, गिवन 42 मशीन required to produce articles in 63 days। ठीक, 63 डेज में आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता होती है। देन नाउ वी नीड टू फाइंड number of machines required to produce same articles in 54 days। तो हमें बताना है कि अगर हमें सेम आर्टिकल्स 54 डेज में प्रोड्यूस करने होंगे तो हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ मशीन बी एक्स, हमने मान लिया नंबर ऑफ मशीन एक्स है, 10 आर टेबल लुक्स लाइक, हमारी टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। नंबर ऑफ डेज या हम निकालेंगे नंबर ऑफ मशीन्स अपॉन टाइम इन डेज। ठीक, 42 मशीन से आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं 63 डेज में। अगर नंबर ऑफ मशीन एक्स है तो सेम आइटम्स प्रोड्यूस होंगे 54 डेज में। यहां पर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं, एक बात देखो, अगर नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा होंगी तो सेम आर्टिकल्स कम दिन में प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी एक हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स दे बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे दे आर इन इनवर्स proportion, then 42 upon 63 इक्वल x अपॉन 54। इसे हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 63x इक्वल 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल x मल्टीप्लाई 54। x का वैल्यू फाइंड करेंगे 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54। सबसे पहले 9 का 9 छक्का 54, 9 7 63, 7 6 7 42। x इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7, x इक्वल 49 मशीन्स। तो हम लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ मशीन्स इज 49। यानी अगर हमारे पास 49 मशीन होंगी तो हम सेम आर्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54 डेज में प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, पसंद रहो।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 9 है, एक कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, वह कार एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 2 घंटे का टाइम लेती है और इस कार की स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। वह कार अपनी सेम डेस्टिनी पर पहुंचने में कितना समय लेगी अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, इफ स्पीड ऑफ कार 60 किलोमीटर पर आवर, it takes 2 hours। जब कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है तो वह 2 घंटे अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए लेती है। अब हम लिखेंगे, we need to find how long will it take when the speed of car is 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड करना है कि वह कार अगर 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो वह डेस्टिनी पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी। लेट नंबर ऑफ आवर्स इज एक्स। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आवर एक्स मान लिया कि वह एक्स घंटे लेगी। देन 10 आवर टेबल लुक्स लाइक। हमारी टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। नंबर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दिया है इन आवर्स में, घंटों में। जब कार की स्पीड 60 थी तब 2 घंटे अपनी डेस्टिनेशन पर कार पहुंचाती है। अब जब कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी तो मान लिया हमने कि वह सेम डेस्टिनी पर x आवर में पहुंचा देगी। अब देखो, जब कार की स्पीड इंक्रीज होगी तब जो डेस्टिनी पर पहुंचाने में जो टाइम लेगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस दे बोथ आर इन डायरेक्ट इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे, सिंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जब इनवर्स प्रोपोर्शनल में है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 80/x। सॉल्व करेंगे, 60 × 2 = 80/x। x का वैल्यू निकालेंगे, 60 × 2/80। 4 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6।
x इक्वल 3/2 आवर्स। इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल 1/2 आवर्स, यानी कार सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में 1.5 घंटे का टाइम लेगी। तो हम लिख देंगे हेंस कार विल टेक 1.5 hours to reach car will take 1.5 hour, बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, यानी कार अगर 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी तो वह डेस्टिनी पर 1.5 घंटे में पहुंचा देगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 10, 2 person could fit new window in a house in 3 days। 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन किसी नए घर में विंडोज को 3 दिन में फिट कर देते हैं। तो हो फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्ट। इन दोनों में से एक व्यक्ति काम करने से पहले बीमार पड़ गया, तो उस काम को एक पर्सन कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे हम 2% कैन फिट द विंडो, 2 person can fit the windows in 3 days। 2 पर्सन एक विंडो को 3 दिन में फिक्स करते हैं। तो फर्स्ट वाला है वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। तो हम लिखेंगे इफ वन पर्सन फील इल बिफोर वर्क started, then only one person will fit the window। जब एक पर्सन बीमार पड़ जाएगा तो केवल एक ही पर्सन उस विंडो को फिट करेगा। तो हम मानेंगे लेट टाइम टेकन बाय पर्सन इज एक्स डे। हमने मान लिया कि उस एक पर्सन के द्वारा एक्स दिन में काम को पूरा होता है। 10 आर टेबल लुक्स लाइक। तो हमारा टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जिसमें होगा नंबर ऑफ पर्सन और टाइम
टेकन इन आवर्स में। ठीक है, देखो अगर 2 पर्सन है तो 3 दिन में काम 3 दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर 1 पर्सन है तो हमने मान लिया x दिन में काम पूरा होगा। अब देखो यहां पर आप जितने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करोगे उतना ही जल्दी आपका काम कंप्लीट होगा, यानी टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, यहां पर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस ये दोनों ही इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो हम लिखेंगे सिंस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, दोनों ही इनवर्स प्रपोर्शन में है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 = 1/x। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 × 3 = 1 × x। x का वैल्यू आ जाएगा 6 डेज, यानी वो अकेला व्यक्ति विंडोज को फिट करने में 6 दिन का समय लेगा। तो हम लिखेंगे हेंस क्या फाइंड करना है? हेंस इट टेक्स 6 डेज। तो 6 दिन का टाइम लेगा उस विंडो को फिट करने के लिए। तो ये हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। अभी मेरा कॉल आ रहा है तो कुछ ही देर में हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखो सेकेंड, फर्स्ट कंप्लीट हुआ एंड सेकेंड में पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। कितने पर्सन की नीड होगी अगर हम इस विंडो को एक दिन में फिट करना चाहें। तो ये तो हमें गिवन ही है, 2 पर्सन कैन फिट द विंडो इन 3 days। देन वी नीड टू फाइंड number of person can fit the windows in 1 day। कितने लोग उस विंडो को एक दिन में फिट कर सकते हैं? तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ पर्सन बी x। हमने मान लिया नंबर ऑफ पर्सन x है। देन 10 आर टेबल लुक्स लाइक। तो हमारी टेबल कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉन ये टाइम टेकन इन डेज। 2 पर्सन 3 दिन में कार्य को विंडोज को फिट करते हैं। तो अगर हमें एक दिन में विंडोज को फिट करना हो तो हमने मान लिया x पर्सन चाहिए होंगे। अब देखो अगर हम नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम टेकन है ये डिक्रीज होता जाएगा, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लिखेंगे सिंस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन then 2/3 =
x अपॉन 1, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल x मल्टीप्लाई 1, x इक्वल 6 पर्सन। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ पर्सन 6 होंगे तो ये जो वर्क डन है ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस 6 person can fit the windows in one day। 6 पर्सन एक दिन में इन विंडो को फिट कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज एड ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल हैज एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 7 सेंटीमीटर। इट्स ब्रेथ इज ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 है, ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स इन अ डे। एक स्कूल है, एक स्कूल में एक दिन में 8 क्लासेस 8 पीरियड लगते हैं। ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। और जो 8 क्लास है ये 45 मिनट के हैं, मतलब एक क्लास 45 मिनट का। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड भी। हर एक पीरियड कितना लंबा होगा अगर स्कूल हैज 9 पीरियड इन अ डे। अगर स्कूल में एक दिन में 9 पीरियड लगती हैं तो हर पीरियड कितने मिनट का होगा, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इन ए स्कूल हैज 8 periods. In a school has 8 periods and duration of each is 45 minutes. 8 पीरियड है और हर पीरियड 45 मिनट्स का है। एंड वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड should be if there are 9 classes, 9 periods। अगर 9 पीरियड हैं तो हर पीरियड कितना लंबा होगा। तो हम मान लेंगे लेट करके हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ ईच periods bx मिनट्स। हमने मान लिया कि हर पीरियड का ड्यूरेशन है x मिनट है। देन does our table looks like। तो हमारा जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। टेबल में हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स और टाइम ड्यूरेशन। जब 8
पीरियड है तो हर पीरियड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच, हर पीरियड का टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट अगर 8 क्लास है। अगर हम 9 क्लास करें तो हमने मान लिया जो टाइम ड्यूरेशन है ईच पीरियड का वो x होगा। अब देखो यहां पर आप एक बात देखना, अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा दें, अगर हम नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा दें तो हमारी लाइट जा चुकी है। अभी कुछ ही देर में हम इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो जितने नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ लेक्चर जितने इंक्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज होगा। इट मीन्स वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ साथ अनदर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स दे बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे सिंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8/45 इक्वल 9/x। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 8/45 इक्वल 9/x, x इक्वल 8/45 और ये 9 और 9 चौक 36, 9 5 45। x इक्वल 8/5, x इक्वल 40 मिनट्स। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ पीरियड 9 होंगे तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा ईच पीरियड का वो होगा 40 मिनट्स। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज वुंड में रहना वालों, आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, आप तो हमारे अपने परिवार के जन हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 6 मीटर इज ऑप्शन ए 12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 24 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।